गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में। ये लास्ट सेक्शन है आपका इस लेसन का। तो आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोई भी आपके पास एरिया, अगर कोई भी एरिया गिवन है तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा उसका परपेंडिकुलर लिया जाएगा, उसके सरफेस के क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, पहले थोड़ा सा लिख लो इसमें, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is specified by the normal to the plane. सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ऐसे क्लोज एरिया है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं कोई ऐसा एरिया ले लूँ इस टाइप से, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ क्लोज सरफेस, राइट। सपोज इसी टाइप से कोई भी प्रैक्टिस करिएगा इसमें। सपोज इसका एरिया यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ds है, तो एरिया वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। एरिया वेक्टर ds इंटू एन कैप, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एरिया एलिमेंट इज एट एनी पॉइंट ऑफ द क्लोज सरफेस। एरिया एलिमेंट, ये वाली वैल्यू, एरिया एलिमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ds, magnitude of area into this is a normal vector, this is direction, n is the unit vector of a direction or outward normal, n cap is the unit vector outward to the normal। इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, जो भी आपको स्पेसिफाइड डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसका एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई एरिया है, कोई क्लोज सरफेस का एरिया है और वो YZ प्लेन में है, YZ प्लेन में। सपोज ये मान लिया मैंने एक एरिया है और ये YZ प्लेन में है, ऐसे ये Y है और ये Z है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर को आएगा? I में आएगा। तो इसी टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया आपके पास, ये एक एरिया बनाया, ये Y और ये Z, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर के लिए I कैप, और इसका एरिया का मैग्नीट्यूड मान लिया ds है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू I कैप, ऐसे लिखा जाएगा, राइट बच्चे। मान लिया इसकी वैल्यू 20 मीटर स्क्वायर दे दिया उसने। सपोज दिस ds इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर, सो इट्स एरिया वेक्टर 20 मल्टीप्लाई I कैप, ऐसे लिखना होगा। ये थोड़ा सा इसका यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ से। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उस पर चलते हैं, एक मिनट। डियर स्टूडेंट, एरिया वेक्टर के बाद हम स्टडी करेंगे भी, यहाँ पर एक नया वर्ड आ रखा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर phi e से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? किसी भी क्लोज लूप के अंदर जितनी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रखी होती हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर क्लोज लूप। तो उसी को हमने एक अजीब सा नाम दिया फ्लक्स। तो फ्लक्स से कोई कंफ्यूजन हो, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर्स हैं, स्ट्रेंथ है। सपोज देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर एक क्लोज लूप बनाया, एक क्लोज लूप ये बनाया, इसके अंदर को मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा दी।
और इसके अंदर मैंने यहाँ से 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा दी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, तो हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप नॉर्मली दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। सो आप प्लीज़ की एक बार डेफिनेशन लिख लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, कोई भी गिवन एरिया विच इज़ हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी क्लोज लूप जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, अगर उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रखी है, वी कैन से दैट इट लूप हैज़ मोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स and number of electric field line is very less, then we can say that electric flux is very less. So this is electric flux. एक बार definition लिख लें। Electric flux through a given surface area which is held in the electric field is the total number of electric field line passing normally through that given area. यहाँ पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है जो हम निकाला करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, एक और फॉर्मूला लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो गिवन एरिया हुआ करेगा उससे मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। जितना बड़ा एरिया हो उसके हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी भी लाइन्स हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एरिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल लेना है वो हमेशा एरिया वेक्टर के साथ ही कंसिडर करना है, ना कि उसके प्लेन के साथ कंसिडर करना है। सपोज मान लिया ये हमारे पास कोई क्लोज लूप है और इसका एरिया वेक्टर, जो हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं वो सामने कोई है, मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर ये आउटवर्ड है, और हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थीटा कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। इसी टाइप से अभी मैं वैल्यू बताऊंगा, इनके फॉर्मूले बताऊंगा आपको। और अगर हम ऐसे मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सो एंगल यहाँ पर 180 आ जाएगा, सो थीटा कितना हो जाएगा 180, राइट। थर्ड सिचुएशन में अगर हम ऐसे मान लें कि बच्चे ये एरिया वेक्टर ऊपर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रखी हैं, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, जब मैं यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू बताऊंगा आपको। इसके बाद मान लिया कोई हमारे पास इरेगुलर शेप का बॉडी है और इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रखी हैं। अब आपको इसका फ्लक्स निकालना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम पहले इसमें से एक स्मॉल एरिया काटते हैं और उसके हिसाब से इसका, और मान लिया इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है, एंगल थीटा बना रखी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा एंगल बना हुआ है। तो इस केस में जो टोटल फ्लक्स निकालते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, कंप्लीट फिगर का क्लोज इंटीग्रेशन, ये जो 0 से बना रहा हूँ इसका मतलब पूरी फिगर का, ई डॉट डी एस, ये छोटे से पार्ट का एरिया डी एस है, तो डॉट प्रोडक्ट करना होता है ई डॉट डी एस, या फिर ई डी एस कोस थीटा। बस इस फॉर्मूले को पकड़ के रखना आप यहाँ पर, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर थीटा 0 है, तो उस केस में जब यहाँ पर थीटा 0 रखेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी E इंटू डी एस, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। यहाँ पर जो फ्लक्स निकालेंगे आप फाई ई इज इक्वल टू माइनस ई डी एस, और यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो होगा 0 90 पर, कोस 90 0। थोड़ा सा समझिएगा, किसी भी क्लोज लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, देखो अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रखी हैं, तो इसके अंदर इसका प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और ये वेक्टर ऊपर को, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, इसमें नेगेटिव है, इसमें मैक्सिमम है, तो ये केस सबसे ज़्यादा आता है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके प्लेन के साथ नहीं लेनी है, आप प्लेन के साथ नहीं, इसके एरिया वेक्टर के साथ कंसिडर करना है, राइट। तो इसी टाइप से हमें यहाँ पर फ्लक्स निकालना है, और इसका थोड़ा सा पॉइंट और लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात करता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट लिखिएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, या फिर वोल्ट मीटर भी, वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स और वोल्ट इंटू मीटर, ये 2 यूनिट इसका हो जाएगा। राइट बच्चे, अब मैं इसका एक आप न्यूमेरिकल करके देखिएगा, इसका न्यूमेरिकल छोटे छोटे प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर निकाली 51 और सोल्ड का पहला ही न्यूमेरिकल है, सोल्ड का फर्स्ट न्यूमेरिकल। सब बच्चे बुक खोलें, पेज 51, एग्जाम्पल 57, एग्जाम्पल 57 पढ़िए इसको ध्यान से एक बार। एग्जाम्पल 57, इस क्वेश्चन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। चलिए, और साथ में इसने कहा हुआ है कि एक एरिया है, उसका सरफेस एरिया 20 यूनिट है YZ प्लेन में। एरिया कौन से में है, YZ प्लेन, तो एरिया वेक्टर किधर को होगा उसको क्या, I में, तो एरिया वेक्टर जब लगाएंगे तो यहाँ पे 20i कैप लगाना पड़ेगा। देख लीजिए सही बात है कि नहीं है, एरिया वेक्टर, क्योंकि YZ प्लेन में उसका प्लेन है तो एरिया वेक्टर तो x में जाएगा ना। तो यहाँ पर इसने कहा फ्लक्स कितना है, तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एक डेफिनेशन और बन गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया। सो इसको लिख सकते हैं हम बच्चे EA कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधी वैल्यू रख लीजिएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है E और A का, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, J और K वाले कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है, तो सीधा डॉट प्रोडक्ट किया तो फ्लक्स कितना आ गया 26 या 120, ये इसका आंसर होगा, 120 यूनिट आ जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिल्कुल सिंपल ऐसे निकालना था। एक दो इसका न्यूमेरिकल और होगा, इसमें आप उसको चेक कर लीजिएगा, इसी टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल अगर यहाँ पर आ जाए। अब मैं कुछ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सी कंडीशन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, गोस थ्योरम अभी नहीं करने वाला, पहले इसकी कुछ और बातें बची हुई हैं। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, आपको ये पूछा जाएगा कि कोई भी अनचार्ज बॉडी को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका फ्लक्स कितना होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रखी होती है। पॉइंट पे सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अनचार्ज बॉडी की बात चल रही है। चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, मान लिया ये मेरे पास एक सिलेंडर है, सही है, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। सो आपसे पूछा गया इसका टोटल फ्लक्स कितना है। आपने इमेजिन करो जो भी कुछ सिलेंड्रिकल चीज होती है उसके कितने सरफेस होते हैं, आप कहेंगे सर 3 होते हैं, 2 तो फ्लैट इधर है, एक कर्व सरफेस है। चलिए देखते हैं, पहले इधर का देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ठीक है, एरिया वेक्टर भी इधर को ही है, सही है कि नहीं है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा कितना हो गया 0, तो इसका एरिया मान लेते हैं हम A, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, तो फ्लक्स कितना हो गया φ1 मान लेते हैं, EA कोस थीटा, थीटा 0, तो पॉजिटिव फ्लक्स आ गया, सही है। अब यहाँ देखते हैं, एरिया वेक्टर इधर को मान लिया हमने, एरिया वेक्टर इधर को हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, एंगल 180। सो इस वाले सरफेस का नंबर 2 सरफेस मान लो, इसको नंबर 1 मान लो, तो इसका सरफेस का फ्लक्स आ गया -EA। अब कर्व सरफेस की बात करें, कुछ सेगमेंट काट लो यहाँ पर, एरिया वेक्टर ऊपर को गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, एंगल कितना हो गया 90, तो यहाँ का फ्लक्स φ3 कितना हो गया 0 किसी भी सरफेस पर। एरिया वेक्टर एट एनी पॉइंट इज नॉर्मल टू द क्लोज सरफेस, सो फ्लक्स कर्व सरफेस पर कहीं भी निकाल लीजिएगा, कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा।
यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स लिंक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स लिंक होगा, कर्व सरफेस पर जीरो फ्लक्स लिंक होगा। सो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तो यहाँ पर phi1 है हमारे पास EA पॉजिटिव, ये है आपका माइनस EA और ये है ज़ीरो। सो टोटल फ्लक्स ऑफ दिस बॉडी इज ज़ीरो। ये आपका एग्जाम्पल 59 भी कवर्ड हो गया, इसमें एग्जाम्पल 59 भी कवर्ड है। एग्जाम्पल 59 ध्यान से सुने, यहां पर मैं एक बात बार बार बोल रहा हूं कि ये अनचार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं बाहर से आ रखी है। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं अनचार्ज बॉडी के लिए, कोई और एग्जाम्पल हो सकता है। एक मिनट रुकिए, कोई और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, डोंट वरी। हाँ जी, सो इस बार हम लेते हैं कोई क्यूब। इस टाइप से इसको भी हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे मान ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके 6 फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। कितना फ्लक्स लिंक होगा, पहले हम देखते हैं ये वाला सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ऊपर को गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, इसका फ्लक्स कितना हो गया, 0। सामने वाला का एरिया वेक्टर बाहर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, फ्लक्स कितना हुआ, 0। नीचे वाले का भी 0 आएगा, पिछले वाले का भी 0 आएगा। जो 4 सरफेस है उसका फ्लक्स तो 0 आएगा, 4 सरफेसेज ये ऐसे वाले जो हैं। अब बचे 2 फेस, कौन कौन सा, एक तो ये वाला बचा, इसको नाम दे देते हैं ABCD, और एक बचा EFGH। 2 सरफेस बचे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को गया, एरिया वेक्टर इधर को है। सो यहाँ का फ्लक्स आ गया पॉजिटिव EA, और यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर गया, एंगल 180 हुआ। सो यहाँ का फ्लक्स आ गया माइनस EA। टोटल ऐड किया, 4 का 0 हो गया था, 1 प्लस 1 माइनस, ये भी 0 हो गया। सो टोटल फ्लक्स बच्चे 0 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या समझे, आप बोले सर 2 फिगर बताइए आपने, दोनों का फ्लक्स 0 हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ आपको, वो बात ये है कि कोई भी अनचार्ज बॉडी जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, किसी भी टाइप की बॉडी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, चाहे वो होलोस्फीयर की हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो क्यूब शेप का हो, किसी भी शेप का क्यों ना हो, उसका फ्लक्स हमेशा 0 होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। If any uncharged body is placed in a electric field, so electric flux link that body always equal to 0. This is the most important point, right? So अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये तो हुआ अनचार्ज, इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके इसी पेज पर हैं जो आप बहुत ध्यान से करेंगे। अब बच्चों मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोस थ्योरम क्या है। चलिए अभी उसको समझेंगे हम, पहले मैं उसका आपके माइंड में वैल्यू सेट कर लो। ये सिंपल कंसेप्ट था, इसको आप फर्स्ट पार्ट मान के करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और कोई भी अनचार्ज बॉडी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं उसका फ्लक्स 0 होता है, चाहे वो सिलेंड्रिकल शेप में हो, चाहे वो क्यूबिकल शेप में हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो बड़े, उन सबका फ्लक्स 0 होगा। अब हम बात करेंगे कि सर अगर किसी बॉडी पे चार्ज हो तो क्या हो, क्वेश्चन ये आ गया। अब देखिए, मान लिया ये हमारे पास कोई बॉडी है, देखो मैंने बंद तो नहीं किया इसको, चल रहा है ना, यस इट इज मूव। मान लिया अभी हम ऐसी बॉडी को रख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे इस पर कोई चार्ज नहीं था, बाहर से जैसे मान लिया कोई ये प्लेट है पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाया, तो हमने चेक किया इसका फ्लक्स जो था वो 0 आ गया। ये हमने अभी पढ़ा। अब क्वेश्चन ये आया कि सपोज मेरे पास कोई बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर मान लें इसी टाइप की कोई बॉडी है, ये वाली बॉडी, और इसके अंदर मैंने एक चार्ज बॉडी रख दी, इसके अंदर एक चार्ज रख दिया। तो जब चार्ज रखा इससे यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। बताइए निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल निकलेंगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस के साथ लिंक हो रखी है वो कितनी है? इस बार बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा,
इस बार क्वेश्चन ये है कि इस बार हम कोई भी शेप की बॉडी ले लेंगे, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो इस शेप की क्यों ना, बस इसके अंदर एक चार्ज बॉडी रखना है, देखना कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल के आएंगी। तो इसका फ्लक्स कैसे निकालें, तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न था साइंटिस्टों के सामने कि भाई अब फ्लक्स कैसे निकालें। अभी जो इसका फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास चल रहा था, phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds करके हम इसका निकाल पा रहे थे, इसका कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पर एक बड़े फेमस साइंटिस्ट आए और जिनका नाम था गॉस। देखिए अब यहाँ पर गॉसेस थ्योरम, गॉस ने इसके बारे में बताया। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। गॉस ने डायरेक्टली बताया कि बॉडी किसी भी शेप की क्यों ना हो, उसके अंदर अगर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है और जिस बॉडी के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है उस बॉडी को हम एक स्पेशल नाम दिया करेंगे, गॉसियन सरफेस। क्या नाम देंगे? गॉसियन सरफेस। मतलब यहाँ पर गॉसियन सरफेस होना कंपलसरी है, चार्ज किसी बॉडी के अंदर बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने फ्लक्स का एक फॉर्मूला दिया, प्रैक्टिकली निकाला पहले कि इस किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर जितना भी नेट चार्ज है, नेट चार्ज, उसको एप्सिलॉन 0 से डिवाइड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। किसी भी गॉसियन सरफेस, किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज बंद है, चाहे वो 1 कूलम है, 2 कूलम है, कुछ भी है, व्हाटएवर, उसको 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स उसके मीडियम से मल्टीप्लाई कर देना है। ये गॉस थ्योरम थी। पहले तो इसका फॉर्मूला दिमाग में लाइए, गॉस थ्योरम। इसकी एक बार डेफिनेशन लिखिए। गॉस थ्योरम स्टेट दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स व्हेन एनी चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, तो उसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज होगा। डेफिनेशन लिखो। गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, total flux through a closed surface is 1 upon epsilon times the net charge, ध्यान रखिए net charge enclosed by the closed surface, enclosed by the, जो उसके अंदर बंद है। अब पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं फिर समझते हैं इसको ध्यान से। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन गॉस ने बताया था कि कोई भी चार्ज बॉडी को आपको किसी क्लोज बॉडी के अंदर बंद करना होगा और उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा वो निकालेंगे। मान लिया हमारे पास ये बॉडी है, सरफेस है, इसके अंदर हमने एक चार्ज रखा Q1, एक चार्ज रखा Q2, एक चार्ज रखा Q3। हो सकता है ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी, इसकी भी कुछ होंगी। तो टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही होंगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस केस में ध्यान रखें, ये कंसेप्ट लगाएं, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आंसर। ये सरफेस होना कंपलसरी, इसको हमने, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, इसको हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस। क्या नाम देंगे बच्चे? गॉसियन सरफेस। मान लिया कोई भी क्लोज सरफेस है, इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया, डाइपोल प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज है इस पे। तो बताइए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? सो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0। क्यों होगा 0? बिकॉज टोटल चार्ज 0 हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रखूँ प्लस 2Q, एक चार्ज रखूँ माइनस Q, एक चार्ज रख दो बाहर यहाँ पर 3Q, बताइए कितना फ्लक्स होगा? सोचो, कमेंट करो इसका। देखो ध्यान रखें कि आपको हमेशा वो चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो, आपको बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं होगा। 3Q लिखा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन आपको अंदर का चार्ज लेना है, अंदर का गॉसियन सरफेस का नेट चार्ज देखना है। तो 2Q और माइनस Q, तो कितना बचा? Q अपॉन एप्सिलॉन। तो इसका आंसर होगा फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन। 2Q में से Q घट जाएगा, और अगर ये ज़्यादा हो, माइनस का हो और ये प्लस का हो, तो इसका आंसर होगा phi इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड सिचुएशन, अगर बच्चे कोई भी गॉसियन सरफेस है, यहाँ फ्री स्पेस, ध्यान रखिए जो फॉर्मूले हैं सब फ्री स्पेस के लिए हैं, और इसके अंदर कोई नेट चार्ज रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम गिवन है,
देयर इज अ मीडियम, तो उस केस में फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा फाई डैश वो Q अपॉन एप्सिलॉन आएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। क्या मेरी बात समझ आ रहे हैं बच्चे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं फाई ई डैश फॉर अ मीडियम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या फाई ई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन। बच्चों आपका एक मोरल ड्यूटी है कि आप इसके बढ़िया से नोट्स बनाएं, तभी इसका कुछ फायदा होगा। फाई ई, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉट इट। सो फाइनली दिस इज गोस थ्योरम। अच्छा, गोस थ्योरम देखो मैंने दो कंडीशन बताया कि अगर बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, और अगर किसी बॉडी के अंदर कोई चार्ज है, नेट चार्ज जितना है उसको उसके परमिटिविटी से डिवाइड कर दीजिएगा। मीडियम है तो ये आ जाएगा, और फ्री स्पेस है तो ये आ जाएगा। नेट चार्ज आपको लेना है। एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल इसका रहता है, एग्जाम में भी एक दो बार पूछा गया है, एक दो बार के 3-4 बार पूछा गया है। मान लिया कि ये हमारे पास एक क्यूब है, सोच के देखो, इमेजिन करके वीडियो पॉज करके इसका आंसर बनाओ और फिर बाद में चेक करना है इसका आंसर। और इसके अंदर एक कोई चार्ज रखा है, बिल्कुल सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसका टोटल फ्लक्स कितना है, तो भले ही इसका शेप कुछ भी हो, इसका टोटल फ्लक्स हमेशा नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, इसकी शेप पे फर्क नहीं पड़ता, इसके वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा। एक बार टीचर ने पूछा यहाँ पे एग्जामिनर ने कि इसकी एक देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से को भी निकल रहा होगा, यहाँ को भी निकल रहा होगा, यहाँ से भी, सब 6 के 6 फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा, तो टोटल 6 फेज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपसे टीचर पूछे कि एक फेज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका 1/6 कर देंगे बच्चे। कितना करेंगे? 1/6। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि यहां से जब किसी क्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज आप रखने वाले हैं, तो उसमें जैसे इसके 6 फेस हैं, तो 6 फेस के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा होगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन डायरेक्ट लगा दो, टोटल चार्ज को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर दो। अगर वो एक फेस का पूछे तो 1/6 कर दो, और 2 फेस का पूछे तो 2/6 कर दो, मतलब 1/3 आ जाएगा 2 फेस के लिए। 2 फेस में से कितना इलेक्ट्रिक, 4 का, 5 का, 6 का, सबका निकालते चले जाओ। ये क्वेश्चन काफी फेमस है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसका एक गोस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, बस ये लास्ट सेगमेंट है इसका, फिर इसके एप्लीकेशन नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा आपको कल, मतलब। सो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अननेसेसरी घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, बिकॉज आप समझ सकते हैं बाहर का माहौल कितना क्रिटिकल हो रखा है। और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा पैशन रखें और घर पर ही रहें। बहुत ही अर्जेंट काम हो, कुछ कभी जाना हो तो कोशिश करें उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करें, या हो सके तो ना जाएं। ओके, सो अगला हेडिंग डालिए, गोस थ्योरम तो हो गया, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ गोस थ्योरम का। तो बच्चों हमें डेफिनेटली कोई बॉडी तो किसी सरफेस के अंदर लेना होगा, तो सिंप्लिसिटी के लिए वैसे तो हम इरेगुलर शेप की बॉडी भी ले सकते थे, सबका रिजल्ट तो वही आ रहा था, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर यूज़ किया गया एक ऐसी बॉडी जिसको हम इजीली मतलब कैलकुलेट कर पाएँ। एक स्फेरिकल बॉडी लिया गोस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक स्फीयर लेंगे जिसका रेडियस r होगा, उसके अंदर हम बॉडी चार्ज बॉडी को रखेंगे, एक स्फीयर लेंगे हम यहाँ पर। ये गॉसियन सरफेस का काम भी करेगा हमारा। इसका रेडियस जो है बच्चे वो r है, और यहाँ पर हमने कोई चार्ज q रख दिया, राइट। यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा q। अब इस चार्ज से, क्योंकि ये स्फीयर है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, तो एक लाइन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड
at any point of the sphere is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब जो मैं उससे बात कर रहा था अभी, जो क्यूब बनाया था, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, सभी डायरेक्शन में जा रहा होगा, बिल्कुल यूं यूं करके ऐसे सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा होगा। रेडियली आउटवर्ड होता है, पता है आपको। सो टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है, कितनी लिंक हो रखी है इस क्लोज सरफेस से, तो एकदम से तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट काट लिया ds एरिया में, छोटा सा देखिए। तो इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इतनी सारी जा रही है। तो पहले इसका निकाल के फिर टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने मान लिया एक छोटा सा क्यूब सा बन गया, देखो ऐसे, जैसे वो नहीं होता कौन होता है, आइसक्रीम कोन, इस टाइप से ये इमेजिन किया है मैंने यहाँ पर। और ये हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ से कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज्यूम कर लिया। इसका एरिया वेक्टर भी हमने बाहर को ले लिया। तो पहले हम इस छोटे से सेगमेंट का गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग इसका निकालें कितना फ्लक्स हुआ है। सो फ्लक्स थ्रू द एरिया ds वेक्टर, तो यहां पे इसकी जस्ट आगे लिखिएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया वेक्टर, दिस स्मॉल एरिया passing through a area ds is, so definitely small flux ही होगा, d phi is equal to eds cos theta। एरिया वेक्टर भी बाहर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को है, थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास eds। अब टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा। सो टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस, ये पूरे का जो सरफेस है वो s मान लिया, ये ds माना था। सो टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस s, टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू अ surface S is, so phi is equal to integration of d phi e, क्लोज इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन करना है तो e तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्लोज सरफेस। सो बच्चा यहाँ पर e और इसका क्लोज सरफेस हो गया आपका 4 पाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया। सो फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, इसको बहुत ध्यान से करें, एग्जाम में आ सकता है। अब इसका एप्लीकेशंस बचा हुआ है कुछ थोड़ा सा, 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन एक पीरियड में हो जाएगा, उसके बाद ये लेसन और हो जाएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको मैंने कल भी कहा था कि एनसीईआरटी क्वेश्चन मुझे चाहिए आपके, तो आप प्लीज़ उन्हें करके जल्दी से जल्दी मुझे सेंड कर दें। ओके बच्चे, गुड डे।